Hello and welcome to VLearn. This is session number 12 of C++. In this session, we are going to cover following topics: an introduction, class definition, classes and objects, access specifiers, private, public and protected. Lastly, defining member functions of a class. Now, first of all, an introduction. A class is a user-defined type. यूजर डिफाइंड टाइप मीन्स एक ऐसा टाइप जिसे यूजर खुद डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड. अ क्लास इज अ वे टू बाइंड द डाटा एज वेल एज इट्स एसोसिएटेड फंक्शंस टुगेदर. मीन्स क्लास एक ऐसा वे है जिसके थ्रू आप अपने मेंबर्स को लाइक डाटा को उसके एसोसिएटेड फंक्शंस के साथ एक साथ बाइंड करके एक जगह पे रख सकते हैं. अ क्लास स्पेसिफिकेशन हैज टू पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास डिक्लेरेशन and secondly class function definition. Declaration means जिसके अंदर हम ये स्पेसिफाई करें कि उसका टाइप एज वेल एज उसके मेंबर्स का स्कोप क्या है. एंड क्लास फंक्शन डेफिनेशन स्पेसिफाइज कि कैसे उस क्लास के फंक्शंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो अगर इन दो चीज़ों को डिफाइन कर दिया जाए मीन्स वो मेंबर्स जिसे हम यूज करने वाले हैं उनका टाइप एज वेल एज स्कोप, एंड सेकेंडली कि वो क्लास के फंक्शंस जो हैं कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, तो हम कंबाइनली क्लास को एक स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. नाउ क्लास डेफिनेशन. क्लास को मुझे डिफाइन करना है, उसके लिए सिंपली मुझे सबसे पहले जाना होगा उसकी डिक्लेरेशन पे. सो क्लास की डिक्लेरेशन जस्ट सिमिलर होती है आपकी स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन से. मीन्स क्लास बॉडी कंटेन्स मेंबर वेरिएबल्स एज वेल एज द मेंबर फंक्शंस. क्लास की जो बॉडी होती है मीन्स हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर हम उनके मेंबर फंक्शंस को और मेंबर वेरिएबल्स दोनों को इंक्लूड करते हैं. अब मुझे उसके अंदर उनके स्कोप भी बताने होते हैं कि मीन्स कहाँ तक ये वेरिएबल्स जो है हमको विजिबल होंगे. सो फॉर दैट देयर आर 3 विजिबिलिटी मोड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्राइवेट, सेकेंड इज पब्लिक एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्टेड. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ क्लास डेफिनेशन और द सिंटैक्स. लाइक सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं. आफ्टर दैट वी राइट द क्लास नेम. देन दिस कर्ली ब्रेसेस इज यूज्ड टू स्टार्ट द स्कोप ऑफ द पर्टिकुलर क्लास. आफ्टर दैट हम वो स्पेसिफायर या फिर विजिबिलिटी मोड लिखते हैं जिससे थ्रू हम ये बताते हैं कि उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स या फंक्शंस को हमने डिक्लेयर किया है उसका पर्टिकुलर स्कोप क्या है. सो प्राइवेट with a colon sign. After that, variable declaration or we call them as data members. Then comes the function declaration or data functions. This is under private scope and again variable declaration and function declaration, but this time the access specifier or visibility mode is public. जब हम क्लास को डिफाइन कर लेते हैं और एंड में आ जाते हैं तो कर्ली ब्रेसेस मीन्स क्लास का स्कोप को क्लोज करते हैं and finally terminate it with a semicolon. So in this way we can define our class. Now classes के अंदर हम ये कहते हैं कि classes जो है हमारा एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है. अगर ये एक डाटा टाइप है दैट मीन्स मुझे इसका यूज करना है किसी न किसी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए. सो ऑब्जेक्ट्स आर दोज वेरिएबल्स हुज टाइप इज क्लास ओनली. सो हम ये कह सकते हैं कि क्लास जो है एक कलेक्शन होता है आपके ऑब्जेक्ट्स का, बट द कंडीशन इज दैट ऑब्जेक्ट शुड बी ऑफ सिमिलर टाइप. फॉर एग्जांपल मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज ये तीनों ही आपके मेंबर्स हैं एक क्लास के जिसका नाम है फ्रूट. वंस अ क्लास हैज बीन डिफाइंड we can create any number of objects belonging to that particular class. For an example, अगर हम variables declare करना चाहते हैं integer type के तो we'll simply write int a, b, c. That means इन तीनों variables का एक ही type है. Similarly, अगर मुझे एक class के objects बनाने हैं तो there are n number of objects of that particular class only. We also named object as a instances of a class. For an example, if fruit has been defined as a class, then the statement is fruit mango. In this, fruit is the name of the class and mango is its object. So, अगर आप देखना चाहें तो हम सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हैं int a. So, int a के अंदर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था a वेरिएबल को जिसका टाइप int था. वही fruit mango
मैंगो भी आपका एक वेरिएबल है जिसका टाइप फ्रूट है, बट स्टेटमेंट में बस हमने उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया. नाउ मैंगो इज अ ऑब्जेक्ट एंड फ्रूट इज अ क्लास. Now objects are the real world models. They may represent a person, place, bank account, table of data or any item that the program has to handle. So in this way we can say that objects are real world models. That is, they contain their own data as well as behavior. Object एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर उसका खुद का डाटा अवेलेबल होता है और बिहेवियर भी, मींस वो मेंबर्स जिनको उसे यूज करना है वो उसके लिए डाटा है और कैसे यूज करना है वो उसका बिहेवियर है. सो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ क्लास कार, देन मारुति इज एन इंस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. Zen is another instance of the same class. So Zen and Maruti both are the objects and both are the object of a similar class, that is car. अब इनको हमने एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं. दैट मीन्स देयर मस्ट बी सर्टेन फीचर्स विच आर सिमिलर इन बोथ क्लासेस और बोथ ऑब्जेक्ट्स. सो व्हील्स, ब्रेक, सीट, ये तीनों चीजें ज़ेन में भी हैं और आपकी मारुति में भी हैं और मैंने इन तीनों को क्लब कर दिया है अपनी कार क्लास में. When a program is executed, the objects interact just by sending the messages to one and another. For an example, if we have customer and account, two objects, then the customer object may send a message to a account object, like for requesting his or her bank balance. So each object contains data and code to manipulate the data. That is, object के अंदर data भी है और उस डाटा के अकॉर्डिंग उसे कैसे बिहेव करना है ये भी उसके अंदर कंटेन्ड होता है. सो उसी के थ्रू वो मैसेजेस पासिंग में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर सकता है. नाउ एक्सेस स्पेसिफायर्स और विजिबिलिटी मोड. सबसे पहले है आपका प्राइवेट विजिबिलिटी मोड और एक्सेस स्पेसिफायर. सो प्राइवेट मीन्स members that has been declared private can be accessed only from within the class only. मीन्स जिस क्लास के अंदर मेंबर्स को डिफाइन किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, हम वहीं पे ही उसे यूज कर सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड वी हैव पब्लिक. द मेंबर्स that are declared as public can be accessed from the outside the class also, because public means कि उसका किसी का भी उसके ऊपर कोई भी प्राइवेट राइट नहीं है. जो भी मेंबर फंक्शंस हैं वो सिर्फ प्राइवेट डाटा मेंबर्स या डाटा फंक्शंस को एक्सेस करते हैं, पर जो आपके पब्लिक क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो आउटसाइड द क्लास कहीं पे भी एक्सेस किए जा सकते हैं. थर्ड स्पेसिफायर इज प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड मेंबर्स मीन्स दैट आर नॉट प्राइवेट और दैट आर नॉट पब्लिक. बाय प्राइवेट वी मीन्स कि वो ऐसे नहीं है कि जिसे हम बाहर एक्सेस ही ना कर पाए, और बाय पब्लिक वी मीन्स कि ऐसे भी नहीं है कि हम सब टोटली कहीं पे भी एक्सेस कर सके. सो प्रोटेक्टेड मेंबर को ना तो हम कोली प्राइवेट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और ना ही पब्लिक के अंदर. ये वो मेंबर्स हैं अगर दो क्लासेस का आपस में कोई रिलेशनशिप है तब भी हम इन मेंबर्स को यूज कर सकते हैं, और जिन क्लासेस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है वो इन मेंबर्स को एक्सेस नहीं करता. नाउ जैसे कि हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है. सो अगर बेस क्लास के अंदर एक प्राइवेट मेंबर है और मैं उसे पब्लिकली डिराइव कर रही हूँ या प्राइवेटली डिराइव कर रही हूँ, मोरओवर अगर प्रोटेक्टेडली भी डिराइव कर रही हूँ, सो इन तीनों केसेस के अंदर प्राइवेट मेंबर इनहेरिट नहीं होते. वहीं अगर मैं प्रोटेक्टेड बेस मेंबर को एक्सेस करना चाहती हूँ तो डिराइव क्लास में जो प्रोटेक्टेड मेंबर है अगर वो पब्लिकली डिराइव किया गया है तो वो प्रोटेक्टेड बन जाता है, प्राइवेटली किया गया है तो प्राइवेट बन जाएगा बट नॉट इनहेरिटेबल फ्रंट. और अगर प्रोटेक्टेड डेरिवेशन कर रहे हैं तो प्रोटेक्टेड ही रहता है एंड इट ऑल्सो इनहेरिटेबल. सो प्राइवेट मेंबर यहाँ पे भी इनहेरिट नहीं होते हैं, जबकि पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों ही इनहेरिट हो जाते हैं. एंड इफ पब्लिकली आप बेस क्लास के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, सो पब्लिक रिमेन्स पब्लिक, प्रोटेक्टेड रिमेन्स प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट डजंट इनहेरिट. So this is a simple class example. In this the class name is item. We have two data members, number as well as cost. ये दोनों ही आपके प्राइवेट हैं बाय डिफॉल्ट, बिकॉज
ऐसे कोई भी डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस जिसके पहले आपने अगर स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया है, सो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट हो जाते हैं। उसके बाद हमने पब्लिक स्पेसिफायर यूज किया है और दो मेंबर्स को डिक्लेयर किया है। एक मेंबर फंक्शन है आपका गेट डाटा, जो कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, इंट ए एंड इंट बी, एंड सेकेंड जो मेंबर फंक्शन है वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। And finally, with the curly braces and a terminator, I'll just terminate my class definition. Now, जो हमने member functions अभी देखे, like void get data और void put data, हमारे पास एक flexibility है जो class ने मुझे provide करी है कि मैं इन functions को define कर सकती हूँ inside the class भी और outside the class definition भी. So, first of all, inside the class definition मीन्स जहां पे इन फंक्शंस को डिक्लेयर किया है वहीं पे ही डिफाइन कर दिया जाए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने void put डाटा को पर्टिकुलरली इस क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दिया है। लाइक यहाँ पे जब void get data लिखा तो मैंने उसे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया है। दैट मीन्स इस फंक्शन की डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास देंगे हम, जबकि पुट डाटा की बॉडी इसी के अंदर ही कंटेन कर दी गई है। सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन अ फंक्शन और अ मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, एंड व्हेन दिस पर्टिकुलर कम्स आउट ऑफ द क्लास तो सिंटेक्स में स्लाइट चेंज आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटर्न टाइप विल बी देयर। क्लास नेम मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आउटसाइड द क्लास आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो मुझे ये बताना है कि पर्टिकुलर वो फंक्शन किस क्लास से एसोसिएटेड है, तभी वो एट द मोमेंट ऑफ कंपाइलेशन वो मैच कर सकता है। आफ्टर दैट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन द फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट्स, एंड नाउ यू कैन बिगिन योर फंक्शन बॉडी। सो अगर क्लास के जो मेंबर्स हैं उन्हें आउटसाइड द क्लास अगर आपको डिफाइन करना है तो सिंटेक्स ऐसे होता है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का जस्ट ये डिफाइन करने के लिए कि मैं जो मेंबर फंक्शन है वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर रही हूँ। लाइक हमने जो अभी एग्जांपल देखा था गेट डाटा, उसके अंदर मैंने वहां पे डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करी थी। अगर मुझे उसको बाद में मींस क्लास डेफिनेशन के बाद में उसे डिफाइन करना है, सो आई विल जस्ट राइट void because the return type is void, then item is the name of that particular class whose member is get data, then the scope resolution operator, the name of the function, and in the bracket you need to mention the parameters, and now begins the function body, like number is equal to a, cost is equal to b. Number and cost are the private members of item class, और उसके खुद के मेंबर जो क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं वो प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अगर अब मुझे क्लास में कुछ काम करना है, हमने ये तो देख लिया कि क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स होते हैं, मेंबर फंक्शंस भी हैं और हम ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। नाउ हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स? सो वंस द क्लास हैज बीन डिक्लेयर्ड वी कैन क्रिएट एनी वेरिएबल ऑफ दैट क्लास, लाइक आइटम x. x here is a variable whose type is class, so we can say that x is a object. अब मुझे उससे फंक्शंस को कॉल करना है तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर आई कैन एक्सेस ऑल द क्लास मेंबर्स. सो x डॉट गेट डेटा, this particular statement is used to call the get data function which is associated with the class whose object is x, and similarly x dot put data. जब हम इन्हें कॉल करते हैं सेम वैसे ही फंक्शन को जब कॉल किया जाता है तो कॉलिंग के टाइम पे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाते हैं. ऐसे ही हमने यहाँ पे 100 और 75.5 आर्ग्यूमेंट्स को पास ऑन किया है और वहीं पुट डाटा के अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है, सो ये अपनी वर्किंग एज इट इज परफॉर्म करेगा. We can also nest member functions. A member function of a class can only be accessed with the help of object and a dot operator. So a member function can be called by using its name inside another member function names. So in this way we can say that this is nesting of member function. एक क्लास के दो मेंबर फंक्शन हैं, अगर उसमें से एक मेंबर फंक्शन दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करना चाहता है तो वो उसे सिमिलरली कॉल कर सकता है जैसे कि हम फंक्शंस को कॉल करते हैं विदाउट the need to declare an object first. Now we'll perform practical example of this. First of all, you need to declare the header files like iostream.h, conny.h. Now here we just start the class first. सबसे पहले हम class को declare करेंगे. So we'll simply write class keyword. After that the name of the class.
like here I am writing C, start the curly braces। अब मुझे दो मेंबर्स डिक्लेयर करने हैं जो कि प्राइवेट हैं। सो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइवेट स्पेसिफायर एंड देन कॉलन, और उसके बाद इंट a कॉमा b। सो ये यहाँ पे a और b आपके दो प्राइवेट मेंबर्स बन जाएंगे। बट अगर आप यहाँ पे प्राइवेट मेंशन नहीं भी करते हैं तब भी इंट a एंड इंट b बोथ आर योर प्राइवेट मेंबर्स बाय डिफॉल्ट। After that, write public, scope public and colon, and here I am writing a function void get data, curly braces start. Now I am defining this member function inside the class only. For output, use cout, that is console output. Now in inverted comma enter two numbers, terminator for input cin, that is console input, and a b। so get data function का यूज हमने जस्ट दो नंबर्स का इनपुट लेने के लिए किया है। फाइनली second function, that is void display, this time semicolon, means इस फंक्शन को जस्ट हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया। थर्ड फंक्शन इज void sum, whose function is to give the sum of two numbers, that is your a और b। जो भी दो नंबर्स आपने एंटर करे हैं उन दोनों नंबर्स का सम मुझे शो करना है। सो सिंपली बाय दिस now close the class definition by this curly braces and a semicolon। now डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन करना है आउटसाइड द क्लास, तो जस्ट राइट द रिटर्न टाइप, दैट इज void, क्लास नेम इज C, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम इज डिस्प्ले, and then start defining it। so I am just writing cout for console output, value of a, and again print the value of b। now close the display definition। now second function outside the class is sum, here simply declare a variable d, and d is equal to a plus b, cout sum is equal to d। now close this definition also। now starting from main, firstly clr scr clear screen function। now the class name is C and C1 is its object। now first of all we need to call the get function, that is get data। so simply write C1 dot get data, then C1 dot display and C1 dot sum। so in this way
you can call your member function inside the main. End it with getch and closes. अब जो हमने यहाँ पे क्लास डिक्लेयर करी है, अब इसी प्रोग्राम में एक स्लाइड चेंज करते हैं. लाइक हम फंक्शंस के अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं. सो यहाँ पे जो हम गेट डेटा का वर्क कर रहे हैं, लाइक ए और बी को वैल्यू देने का, वो स्लाइड चेंज करके ए और बी पास कर देते हैं. Here डिस्प्ले फंक्शन के बाद यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स और डिक्लेयर कर दिए. इंट z which is equal to 3, then int f equal to 4. After that sum फंक्शन के अंदर इन दोनों पैरामीटर्स को पास किया है z, f. जहाँ फंक्शन को आपने डिक्लेयर किया है वहीं पे भी आप लिखेंगे कि दिस फंक्शन इज एक्सेप्टिंग टू पैरामीटर्स हुज टाइप आर इंट. जब फंक्शन को डिफाइन किया है दिस टाइम int let it g and int h, and here now I am adding g and h. Now enter two numbers, that means हमारा get data function कॉल हो गया है. So I am just writing 23 and 34. Now you can see value of a 23, value of b 34 and the sum is equal to 7 because हमने जिनका sum किया था वो 3 and 4 नंबर्स थे जो हमने यहाँ पे पास ऑन किए थे. सो इसके थ्रू आप मेंबर फंक्शंस, डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं क्लास मेंबर में जाके, मोरओवर उन्हें अलग अलग वैल्यूज भी दे सकते हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लास. A and B are data members of the class. Get data, display and sum. 3 of them are the member functions of the class. Sum function में अगर हमें A और B डाटा को ही यूज करना है, so I simply skip this. Like आप यहाँ से पैरामीटर्स हटा सकते हैं. D is equal to A plus B और जहाँ पे कॉलिंग की है वहाँ से भी इन दो स्टेटमेंट्स को कमेंट कर दीजिए और पैरामीटर्स हटा दो. From the declaration, just delete the data type of parameters. Now, two numbers are 23 and 12. Here you can see value of A is 23, B is 12 and sum is 35, that is 23 plus 12. For printing the output into different lines, you can just use \n. Now again, one number is 12, another is 31. So now value of A is 12, B is 31 and sum is 43. So in this way you can declare members outside and inside the class. Now do it yourself. Firstly, A dash is a user defined data type and a class is a way to bind data as well as its associated dash together. So ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उनमें से जो रिक्वायर्ड ऑप्शन आपको लगता है उनके थ्रू आप इसे फिल कर सकते हैं. सेकेंडली, blank is a runtime entity in C++. Again 4 options are there, select the appropriate one.
So this is the end of this session. Thank you. Happy learning. We learning.